this session we are going to try and understand an income statement and वो income statement से हमें क्या infer करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे. But I think what we need to understand here is कि हमने जो 4-5 पॉइंट कर लिए हैं और हम अभी तक प्रैक्टिकली इनको देख नहीं रहे हैं. हम अभी तक बेसिकली सिर्फ उसकी थ्योरी समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं. आफ्टर सम टाइम व्हेन वी फिनिश ऑल आवर पॉइंट्स, हम बेसिकली 4-5 कंपनियों को स्टडी करेंगे. आईटीसी लेंगे, ओएनजीसी लेंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, और उनको लेके उनमें ये पैरामीटर्स लगाएंगे और फिर देखेंगे ये पैरामीटर्स कहाँ चेक करते हैं. वी गो टू सर्टेन वेबसाइट्स, तो स्क्रीनर.इन जो बहुत वाइडली यूज होती है, या मॉर्निंगस्टार.इन जो वाइडली यूज होती है, तो वहाँ पे जाके इन कंपनीज के यही जो हमारे 10 पैरामीटर हैं, 9 पैरामीटर हैं, उनको हम चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि क्या वो कंपनीज स्क्रीन करके हमारी लिस्ट में आनी चाहिए. और अगर वो हमारी कंपनी स्क्रीन करके हमारी लिस्ट में आती है तो अगला टॉपिक आएगा जिसमें हम उस कंपनी की वैल्यू निकालेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस से, डीसीएफ से. हम उसके सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट में डिस्काउंट करके एक वैल्यू निकालेंगे कि हम कितनी वैल्यू भरने को तैयार हैं. तो उसकी बात हम बाद में करेंगे. बट बिफोर दैट वो हम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं वो समझ लेते हैं. तो अगला कॉन्सेप्ट जो हमें बात करनी है वो एक इनकम स्टेटमेंट की बात करनी है. तो इनकम स्टेटमेंट से हमें तीनों पॉइंट, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स इनकम स्टेटमेंट से आते हैं. और हम जब हम इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे तो हम बहुत सारी कंपनीज को समझने की कोशिश भी करेंगे, बिजनेस मॉडल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे. तो हियर इट इज, जब भी आप इनकम स्टेटमेंट को ही देखते हैं तो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली ये बताती है कि पूरे साल में हमें कितने हम सेल कर पाए और कितना प्रॉफिट बता पाए. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट होती है सेल्स से. कई लोग उसको सेल्स बोलेंगे, कई लोग रेवेन्यू बोलेंगे, कई लोग टर्नओवर बोलेंगे, टर्नओवर इज आल्सो सेल्स, कई लोग टॉप लाइन बोलेंगे, ये भी एक सेल्स को बोलने का तरीका है, टॉप लाइन. तो हमने बोला सेल्स, रेवेन्यू, टर्नओवर या टॉप लाइन. तो सबसे पहली लाइन आपकी इनकम स्टेटमेंट में हमेशा सेल्स होती है. फिर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कोई फाइनेंस की दुनिया में या अकाउंटिंग की दुनिया में इसको कॉस्ट भी बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब समझिए मैं एक स्टेशनरी हूँ और मैं ये पेन बेचता हूँ, और ये पेन समझिए मैं बेच रहा हूँ से 10 रुपए में, और मैंने ये पेन खरीदा है मान लीजिए 5 रुपीज. अगर मैंने ये पेन 5 रुपए में खरीदा है और मैं इसको 10 रुपए में बेच रहा हूँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी इस गुड्स की जो मैंने सेल किया 10 रुपीज में, 5 है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 5. और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म हूँ तो जैसे मैंने ये बेचा 10 रुपए में, किसी भी स्टेशनरी को बेचा या होलसेलर को बेचा और मैं मैन्युफैक्चर हूँ, तो इसको बनाने की जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी डायरेक्ट कॉस्ट. इसको बनाने की जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दूंगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट. तो बेसिकली मैंने 10 रुपए की सेल की, 5 रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, मैंने जो प्रॉफिट बनाया वो 5 रुपए था. बट ये नेट इनकम नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है. इस ग्रॉस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए मुझे अपनी स्टेशनरी की दुकान मेंटेन करनी पड़ती है, रेंट भरना पड़ता है, कंप्यूटर वाला कोई बंदा रखा हुआ है, या स्टेशनरी में कोई डिलीवरी बॉय रखा हुआ है, या कोई सेल्समैन रखा हुआ है. जो भी बंदा, जो मेरी रिकरिंग मेरी कॉस्ट आ रही होगी, जो मेरी कंटिन्यू ऑपरेशंस को रन करने की जो कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट आ रही होगी, जिनको हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने पेन बेचा 10 का, खरीदा था 5 में, लेकिन ये सब करने के लिए मेरे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं माइनस करता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो है जो बिजनेस को रन करने के लिए, चाहे सेल हो या ना हो, मेरे को वो तो करने ही पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं SG&A, व्हिच इज सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने कर दिया. इसमें से भी और माइनस होता है डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन भी एक तरीके का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. जैसे मैंने एक लैपटॉप खरीदा और वो लैपटॉप का प्राइस है 50,000 रुपए और उसकी लाइफ है 5 साल, तो मैं 10-10 हजार से उसको डेप्रिशिएट करते रहूंगा. जब मैं 50,000 का लैपटॉप खरीदता हूँ, आई डोंट शो 50,000 एज माय एक्सपेंस, आई शो 50,000 एज माय एसेट. और वो एसेट जैसे जैसे मैं यूज करते जाऊंगा उसकी लाइफ तक, उसके जो डेप्रिसिएशन हो रहा होगा उसको मैं एक्सपेंस दिखा देता हूँ, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. वो भी एक तरीके का ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही आ जाता है. इनफैक्ट इसमें से एक और चीज माइनस होती है जिसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन इज वन एंड द सेम थिंग. अमोर्टाइजेशन बस उन चीजों के लिए बोला जाता है जो इंटेंजिबल. जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा तो उसको आप छू सकते हैं, टेबल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनको जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो उनको बोल देते हैं डेप्रिसिएशन. फिर जब इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे मेरा कोई पेटेंट है 10 साल का, कोई लाइसेंस एग्रीमेंट है, ये सारी चीजें जो होती हैं जिनकी लाइफ फाइनाइट है, मतलब बेसिकली फाइनाइट लाइफ है, मतलब वो बेसिकली आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू खत्म होने वाली है. पेटेंट 10 साल का ही होता है, कोई लाइसेंस एग्रीमेंट से 5 साल का है, लेकिन उसकी आज कोई वैल्यू है उस पेटेंट की या एग्रीमेंट की. बट वो एग्रीमेंट की जो वैल्यू है वो हर साल जैसे जैसे मैं वो यूज करते जाऊंगा, वो पीरियड खत्म होते जाएगा, वो भी डेप्रिशिएट करते जाएगी. बट इंटेंजिबल एसेट्स को जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तब हम उनको बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं अमोर्टाइजेशन. तो एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट हमेशा सेल से स्टार्ट होती है. उसमें बताया जाता है कि जो सेल की उसके लिए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था. ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा और अमोर्टाइजेशन भी आ जाएगा, उन सबको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. कई लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबिट भी बोलते हैं, व्हिच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ईबिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. क्योंकि अभी तक अगर आपने नोटिस किया तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं रखी है. इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा वो मैं अलग से दिखाता हूं, क्योंकि इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होती है, ताकि उसको पता लग सके कि मेरी जो शॉर्ट टर्म में पेमेंट्स आने वाली है इंटरेस्ट की, वो चुकाना मेरे लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा. इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूं और जो बचता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स.
ईबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से मैं टैक्स पे करता हूं और जो बचता है दैट इज नेट इनकम, या आप उसको बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट, या कई लोग बोलते हैं पैट विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, या कई लोग बोल देते हैं इसको बॉटम लाइन। तो इनकम स्टेटमेंट में कुछ और भी चीजें हो सकती है जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम वगैरह आ सकती है, कुछ मेरे फिक्स एसेट्स मैंने सेल किया उससे कुछ पैसा आया या उससे कुछ लॉस हुआ, बट ये बेसिक इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से समझे तो हमको बहुत क्लियरली बिजनेस समझ पड़ता है कि कितने की सेल होती है, सेल करने में खर्चा कितना होता है, बिजनेस रन करने में कितना खर्चा होता है, और फिर उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होती है, और उसके बाद बचता क्या है हमारे पास, विच इज नेट इनकम, जिसको हम बोल देते हैं बॉटम लाइन। अब आपके हिसाब से एक अच्छे सीईओ को फोकस कहां करना चाहिए, या टॉप लाइन पे फोकस करना चाहिए या बॉटम लाइन पे फोकस करना चाहिए? तो वॉरेन बफेट बार बार बोलता है, वी डोंट लाइक टू मेक अवर कंपनीज बिगर, वी लाइक टू मेक अवर कंपनीज बेटर। बिगर मतलब होता है सेल बढ़ाना, सेल बढ़ाना लेकिन प्रॉफिट ना बढ़ना, लेकिन ज्यादा सेल करना डिस्काउंट करके, लेकिन कंपनी बड़ी करते जाना, क्योंकि आपका ऑपरेशन अब दुबई में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, आप बस सेल बड़ी करते जा रहे हैं। और दूसरा होता है सेल बड़ी ना करें लेकिन प्रॉफिट ऊपर करें। तो फाइनली जो इन्वेस्टर होता है उसको प्रॉफिट से मतलब होता है। अगर स्केल नहीं भी हो पाता तो इन्वेस्टर के पास अगर 1 लाख रुपया है और ये बिजनेस 100 रुपए ही एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि छोटा स्केल है, लेकिन नीश मार्केट में डील करता है, मार्जिन क्या रखता है ज्यादा, और 100 रुपए के बिजनेस पे 100 रुपए कमा लेता है, तो मैं ऐसे 100 रुपए करके 1000 बिजनेस खरीदना प्रीफर करूंगा रादर देन बाइंग वन बिजनेस जो 1 लाख रुपए का है जिसमें मार्जिन क्या है कम। तो वॉरेन बफेट बोलता है जब भी हम एक बिजनेस खरीदते हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ा रही है या कंपनी अपने सेल बढ़ा रही है। तो अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स का, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी और छोटे छोटे एसएमईज भी जो होती हैं वो भी ये बोलती हैं कि हम अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। सेल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको मार्केट शेयर कैप्चर करना है। तो वॉरेन बफेट बोलता है कि हमको सीईओज वो पसंद नहीं है जो शेयर अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हैं, हमको सीईओज वो पसंद है जो अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। प्रॉफिट बढ़ते हुए अगर मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है तो दैट इज ग्रेट, लेकिन मेरा प्रॉफिट तो हमेशा बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इट इज बॉटम लाइन, इट इज अर्निंग्स दैट काउंट। अभी एक बिजनेस मॉडल की बात करते हैं और समझते हैं वो बिजनेस मॉडल क्या है, और मैं सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूं उस बिजनेस मॉडल पे। एंड बिफोर आई कमेंट ऑन एनी ऑफ द बिजनेस मॉडल दैट आई डोंट फील इज अ ग्रेट बिजनेस मॉडल, मैं उससे पहले बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं कि मैं जिस भी बिजनेस के बारे में बात करूंगा, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, और वो एंटरप्रेन्योर्स जितनी वैल्यू सोसाइटी में ऐड करते हैं दैट इज मच मोर दैट आई कैन ऐड इन द सोसाइटी। तो मैं बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, मैं बस उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो बिजनेस मॉडल चल नहीं सकता, मैं बस ये बोल रहा हूं मेरे हिसाब से उस बिजनेस मॉडल में ये प्रॉब्लम है, और अगर ऐसी ऐसी चीजें चेंज हो जाएं जो शायद एंटरप्रेन्योर सोच भी रहा होगा कि कैसे चेंज करें, तो शायद वो बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे हमने बोला था इंटेल इनसाइट, तो हमको नहीं लगा था, बट दे डिड अ ड्रामेटिक थिंग और बड़ा ब्रिलियंट काम किया, जिसमें इंटेल इनसाइट के एडवर्टाइजमेंट से उन्होंने कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करी। तो एक बिजनेस की बात कर रहा हूं, फ्लिपकार्ट। नाउ बेसिकली फ्लिपकार्ट क्या करता है उसको समझना, और फ्लिपकार्ट का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो दे डोंट मेक प्रॉफिट। तो हम कई बार बोलते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे कई लोग बोलते थे तू कौन से बिजनेस क्या बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि मैं बार बार बोलता था मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो कौन सा बिजनेस करना चाहता है। तो मैं हमेशा, मुझे समझ नहीं आता था मैं कौन सा बिजनेस बोलूं, क्योंकि मुझे कोई क्लियर आइडिया नहीं था। और मैं बाकी लोगों से पूछता था आप कौन सा बिजनेस करते हो, तो कोई बोलता था मैं स्टील का बिजनेस करता हूं, कोई बोलता था मैं रियलिटी का बिजनेस करता हूं, कोई बोलता है मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करता हूं, कंप्यूटर्स का करता हूं। तो मेरे को बड़ी हैरानी होती थी जब कोई बोलता था आप कौन से बिजनेस में है, कि मैं स्टील में हूं या इसमें हूं। तो मुझे लगता था बिजनेस एक ही होता है, दैट एवरी एंटरप्रेन्योर इज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। Every entrepreneur should be always in the business of making profit. At least in the long term, he should be in the business of making profit. और मेरे ख्याल से सब सोच के तो यही आते हैं कि फाइनली हमको प्रॉफिट बनाना है। बट अगर मैं फ्लिपकार्ट के मॉडल को समझूं तो मेरे को ऐसा लगता है फ्लिपकार्ट इज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेल्स। वो सिर्फ सेल्स बनाना चाहता है, उसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। और क्यों मतलब नहीं है और कब मतलब आएगा या क्यों क्यों ऐसा कर रहा है वो हम डिटेल में समझेंगे। पहले फ्लिपकार्ट और समझिए बिग बाजार या किशोर ज्ञानी की बात करते हैं, जो फ्यूचर ग्रुप का ओनर है। तो फ्यूचर ग्रुप या बिग बाजार के बारे में बात करते हैं, उसको फ्लिपकार्ट से कंपेयर करते हैं। तो किसी ने किशोर ज्ञानी को बोला कि आप भी अपने ऑनलाइन बिजनेसेस क्यों नहीं करते, ऑनलाइन वेबसाइट बनाओ, ऑनलाइन सामान बेचो, रादर देन सेलिंग इट इन द आपका जो शॉप है उसमें बेचने से अच्छा आप उसको ऑनलाइन बेचो, क्योंकि स्केल क्या हो सकता है ज्यादा। तो किशोर ज्ञानी ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, उसने बोला ये कौन सा बिजनेस होता है ऑनलाइन वाला, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में बेचने से लॉस होता है। क्यों लॉस होता है वो समझते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कस्टमर जो है 5 रुपए का डिस्काउंट भी आपको या 5 रुपए का भी प्रीमियम कमाने नहीं देता। एंड आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कैसे। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं किताब पढ़ने के लिए, जो आपको भी बोली है शायद, लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग जॉन बॉगल। तो लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग जॉन बॉगल हमारे घर से बहुत लोग खरीदते हैं। तो जैसे ही हमें बोलते हैं तो कई लोग मुझे दिखाते हैं कि यार ये अमेजन में मिल रही है 250 रुपए की। मतलब ठीक है सर, ऑनलाइन मिल रही है 250 की, आप ले लीजिए। फिर वो बोलते हैं 2 मिनट रुक, मैं फ्लिपकार्ट पे चेक करके बताता हूँ, यहाँ 240 रुपए की मिल रही है, 10 रुपए सस्ती मिल रही है। तो मैंने बोला सर 10 रुपए सस्ती इधर या उधर क्या फर्क पड़ता है। वो बोले नहीं 10 रुपए भी क्यों छोड़ो। तो याद रखिए ऑनलाइन कस्टमर एक ऐसा कस्टमर है तो 10 रुपए भी छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये भी वैसा ही बिजनेस है जहां पे कस्टमर हमेशा, या जैसे आप जब ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो सबसे सस्ती लेते हैं, वैसे ही ऑनलाइन सामान भी लेते हैं तो आप हर वेबसाइट पे चेक करके सबसे सस्ती लेते हैं। अगर आपको कैनन का कैमरा खरीदना है तो फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है 25,000 का और दूसरे पे मिल रहा है स्नैपडील पे मिल रहा है 24,000 का, 24,000 का। तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि मैं 25,000 का खरीदूंगा क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट की कोई लॉयल्टी है? ऐसा नहीं है। जो हमने किंगफिशर में बोला था टिकट 4,000 की और 5,000 की, क्या आप ऐसा बोलते हैं आसानी से कि मैं 5,000 वाली में ही जाऊंगा? तो हमने बोला यहाँ पे कस्टमर हमेशा डिस्काउंट ढूंढ रहा होता है, और क्योंकि वो हमेशा डिस्काउंट ढूंढ रहा होता है तो कंपनी के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से उनको डीप डिस्काउंट देने पड़ते हैं। और कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, वो हर वेबसाइट पे जाके सबसे सस्ता वाला ढूंढ के हर एक वेबसाइट पे चीपेस्ट ले लेता है, जिसमें वेबसाइट को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। तो किसी ने, किशोर ज्ञानी ने किसी को इंटरव्यू में बोला कि यार ये कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसमें लॉस में बेचना। तो जो बंदे इंटरव्यू था वो शायद फ्लिपकार्ट वाले के पास गया, उन्होंने फ्लिपकार्ट को पूछा कि किशोर ज्ञानी तो बोल रहा है ये कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसमें लॉस होता है। तो फ्लिपकार्ट ने बोला कि अभी प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन कल्चर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता था। इंडियन कल्चर जो है वो बेसिकली चीजों को छू के बाय करता
था, तो अभी हमको कल्चर चेंज करना पड़ रहा है, और कल्चर चेंज करने के लिए बहुत पैसा फेंकना पड़ता है, और हम पैसा फेंकते जा रहे हैं, लॉस करते जा रहे हैं, लेकिन हम कल्चर चेंज कर रहे हैं, और जब कल्चर चेंज हो जाएगा तब हम प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इंद्र ने बोला ये बात तो सही है, एक बार कल्चर चेंज हो गया फिर सब ऑनलाइन खरीदेंगे तो पैसा बनाएंगे। फिर वो किशोर ज्ञानी के पास गया, किशोर ज्ञानी को उसने बोला कि सर वो बोल रहे हैं एक बार कल्चर चेंज हो जाए फिर हम प्राइस ऊपर कर देंगे और उसमें हम प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो किशोर ज्ञानी ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, उसने बोला हाँ ये बहुत सही बोल रहे हैं, जब कल्चर चेंज हो जाए तो हम भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी कल्चर चेंज करने के लिए पैसा फेंकना पड़ रहा है, और अगर फ्लिपकार्ट के पास ज्यादा पैसा है फेंकने के लिए तो वो पैसा फेंक दे, हम अपना पैसा खत्म करने वाले नहीं है। तो वॉरेन बफेट हमेशा ये समझाता है बिजनेस वही अच्छा है जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस वो अच्छा नहीं है जिसमें आप स्केल कर रहे हैं और एक दिन आप पैसा कमाने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल उस बिजनेस में कोई मोड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट अगर लॉस पे सेल कर भी रहा है लेकिन वो बहुत कस्टमर लेके आते जा रहा है, और अगर वो बहुत सारे कस्टमर उसके हो जाएं और उसके बाद प्राइस ऊपर करने के बाद भी कस्टमर शिफ्ट ना करे, देन इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि बिजनेस में कोई मोड है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में क्या सच में कोई मोड है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे आज जितने भी लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके सामान खरीद रहे हैं, कल जब फ्लिपकार्ट महंगा बेचने लग जाएगा और वो हायर प्राइस कर देगा, और फिर किशोर ज्ञानी के आगे अगर उससे 2% नीचे बेचेगा, तो क्या कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इतने सालों से फ्लिपकार्ट के खरीद रहा था, फ्लिपकार्ट के खरीद रहूंगा? तो बेसिकली कस्टमर फिर वापस क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या होता है कई बार कि एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत पैसा फेंकना पड़ता है, और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किसी को तो पैसा फेंकना ही है। जनरली वो पैसा जो फेंक रहा होता है वो एक्चुअली गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट एक इंडस्ट्री को डेवलप करती है, सब्सिडीज देके लॉस में नहीं करती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको प्रॉफिटेबल बन जाता है। वैसे ही फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स के बिजनेस को भी बड़ा करने के लिए हमें पैसा फेंकना है, बट किशोर ज्ञानी वगैरह ये लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं पैसा फेंकने वाले नहीं है, कोई और फेंक रहा है तो ठीक है, और जब कल्चर चेंज हो जाएगा तो हम भी आ जाएंगे। और कस्टमर क्योंकि कोई लॉयल्टी नहीं है उसकी फ्लिपकार्ट की, जैसे ही फ्लिपकार्ट प्राइस ऊपर करेगा और उसको अगर कहीं दूसरा सस्ता मिलेगा तो कस्टमर फिर शिफ्ट कर जाएगा। तो हमने बोला कि आप पैसा फेंक तो रहे हैं, लेकिन आप पैसा ई कॉमर्स इंडस्ट्री बड़ा करने के लिए फेंक रहे हैं, रादर देन अपना मोड क्रिएट करने के लिए। हाँ, कई लोग बोलते हैं फ्लिपकार्ट का एक मोड भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि ब्रांड क्रिएट हो रहा है, बट याद रखिए जब आप कैनन का कैमरा खरीद रहे हैं, जब आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो वहां फ्लिपकार्ट का ब्रांड नहीं आ रहा, वहां पे प्रोडक्ट का ब्रांड आ रहा है। तो हमने ये समझा कि फ्लिपकार्ट जो है वो सेल करते जा रहा है जिससे इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा। बट फिर फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज बिलियन डॉलर्स बिलियंस में बिक रही है, तो 10-10 बिलियन डॉलर की उसकी वैल्यूएशन आ रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है? या हम ही लोग हैं जिनको समझ पड़ रहा है, बाकी लोगों को समझ नहीं पड़ रहा? तो कई लोग ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, रोज दिन किसी बड़े लोगों का नाम आता है और बोलते हैं हम भी इस बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी लोग दम है? तो समझते हैं कि एक्चुअली वो ट्रैप क्या होता है। जनरली आज से कुछ साल पहले, इनफैक्ट आई रिमेंबर जब तक मैं भी स्कूल नहीं गया था तब तक तो ऐसा ही होता था शायद, जब मैं भी स्कूल पहुंचा तब मेरे प्रोफेसर कॉलेज में मेरे को पूछते थे कि कोई बिजनेस आइडिया है। मैं बोलता था हाँ सर एक बिजनेस आइडिया, हम ऐसा पढ़ाएंगे, ये करेंगे। फिर वो मेरे को पूछते थे कितना पैसा कमा लोगे, मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी कंपनी। मैं बताता सर कितना कुछ प्रॉफिट जनरेट हो पाएगा। फिर धीरे धीरे वो कल्चर चेंज होने लगा, और कल्चर चेंज हो गया, ऐसी नौबत आ गई शायद 2015, 14, 16, 17 में कि बंदा कॉलेज जाता था और प्रोफेसर उसको पूछता था कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो बोलता था हाँ सर। और वो प्रोफेसर ये नहीं पूछता था कितने पैसे कमाओगे, वो ये पूछता था कितने पैसे गवा सकते हो या कितने का लॉस कर सकते हो। तो वो बोलता था $1 बिलियन का लॉस हो जाएगा। दूसरा बंदा बोलता था हम $2 बिलियन का लॉस कर सकते हैं। तो प्रोफेसर कई बार बोलते थे अरे $2 बिलियन का लॉस मतलब इसका स्केल बहुत ज्यादा है, तो ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो याद रखिए फाइनेंस की दुनिया में या वैल्यूएशन की दुनिया में लास्ट 7-8 साल में कुछ बहुत ही वियर्ड हुआ है, जहां पे लोग वैल्यूएशन सेल्स पे देने लग गए रादर देन वैल्यूएशन अर्निंग्स पे देने की। तो ऐसा स्टार्ट क्यों हुआ वो समझते हैं। उसका पहला रीजन हो सकता है क्योंकि दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो गए थे, तो मनी वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन द से बैंक। जैसे यूरोप में सालों लग जाते हैं पैसा डबल करने के लिए, जापान में तो शायद आई थिंक मोर देन शायद 100 इयर्स लग जाते हैं पैसा डबल करने के लिए, अमेरिका में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नेग्लिजिबल है। क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स नेग्लिजिबल हो गए तो पैसा एक्चुअली कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था, वो बोल रहा था बैंक में तो जीरो ही मिलता है, इन कंपनी में भी जीरो मिलता है, बट इनका फ्यूचर में कुछ पैसा बन सकता है। तो बहुत लोगों ने ऐसे वियर्ड इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए जहां पे वो अर्निंग चेक नहीं करते थे क्योंकि बैंक की अर्निंग जीरो ही थी। लेकिन ये फ्लिपकार्ट बबल या इस टाइप की जो भी ई कॉमर्स कंपनीज का बबल है वो कैसे बना वो समझते हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग ई कॉमर्स इज बैड, ई कॉमर्स इज अ ब्रिलियंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, बट बिजनेस किसका होगा? जैसे अगर लैपटॉप बहुत अच्छा किसी कंपनी का है या एप्पल फोन बहुत अच्छा है तो एप्पल फोन बेचेगा, वो ई कॉमर्स यूज करके बेचेगा। ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस। ई कॉमर्स अपने आप में बिजनेस बन जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसमें मार्जिन कमाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप बेसिकली बस एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म बनने के बाद उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म हर एक आदमी वो बना सकता है, तो वो समझते हैं, बट मैं उसको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो अभी जैसे हमने बोला फ्लिपकार्ट मॉडल फिर बना कैसे इतना बड़ा, तो अभी बेसिकली हमेशा क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं तो लोग पूछते हैं नेट प्रॉफिट कितना है, और जितना नेट प्रॉफिट है उस पर कुछ मल्टीपल दे देते हैं जिसको बोलते हैं P/E। अगर आपने E देखी जो आपका नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट अगर ₹1 का है तो प्राइस कितना बढ़ देंगे। तो समझिए अगर कोई कंपनी ₹1 करोड़ कमाती है, अगर कंपनी ₹1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाती है तो उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी होनी चाहिए? आई मीन कोई एग्जैक्ट नंबर तो होगा नहीं क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, बट अंदाजा ले लेते हैं। आज बैंक में ₹20 करोड़ अगर आप रखते हैं तो 5% के हिसाब से ₹1 करोड़ आपको प्रॉफिट मिल सकता है या इंटरेस्ट मिल सकता है। तो उसी तरीके से अगर आप ये कंपनी खरीदे जो ₹1 करोड़ जनरेट कर रही है तो उसके लिए भी शायद आप ₹20 करोड़ भरने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ₹1 करोड़ का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, प्लस ये फ्यूचर में ₹1 करोड़ क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो शायद आप मल्टीपल आप उसको अगर ₹1 करोड़ का प्रॉफिट है तो शायद आप उसको 30 या 40 का मल्टीपल दे देंगे। बहुत एग्रेसिव हो गए तो 40 या जैसा भी फ्यूचर उसका होगा, आप कितने एग्रेसिव हैं या इंडस्ट्री क्या सोचती है उसको लेके। तो कंपनी अगर ₹1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाती है तो शायद उसका मार्केट प्राइस या मार्केट कैप मेरे ख्याल से ऐसे ही मैं गेस कर रहा हूं 30 का मल्टीपल या 40 का मल्टीपल ले लेते हैं तो 40 करोड़ होगा। तो हमेशा नेट इनकम देखी जाती है और उस पर कुछ इनकम या उस पर कुछ मल्टीपल दिया जाता है।
अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो न्यू एज ई कॉमर्स बिजनेस थे, स्टार्टअप थे, उनका प्रॉब्लम कुछ और था। ये सिर्फ कैश बर्न करते हैं, क्योंकि ये कैश बर्न करते हैं, फ्यूचर में एक दिन प्रॉफिट कमा लेंगे इसलिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कैश बर्न करना गलत होता है, मैं बस बोल रहा हूँ कैश बर्न तब करना चाहिए जब आप एक मोड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने शायद आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया, अगर उसमें आप लोगों को डिस्काउंट दे भी रहे होते हैं और बहुत लोग उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत लोग उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा हो जाएगा और अधिकतर नए यूजर्स उस प्लेटफॉर्म पे बाय सेल करेंगे जो बड़ा था, इसलिए लोग जुटते जाएंगे और फिर आप प्राइस ऊपर कर भी देंगे तो दूसरा बंदा दूसरी जगह पे जा नहीं पाएगा, क्योंकि बाइंग सेलिंग लिक्विडिटी कहां पर है, सिर्फ एक्सचेंज पे। जैसे ईबे, तो ईबे के केस में इंटरेस्टिंग मॉडल क्या हो सकता है कि आप पहले वेबसाइट पे बायर्स और सेलर्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे या ओएलएक्स या ऐसी चीजें, ईबे को छोड़ के अगर मैं ओएलएक्स की बात करूं तो बहुत सारे लोग उस जगह पे आते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो ओएलएक्स के केस में बायर और सेलर को पता है कि अगर मुझे सामान सेकंड हैंड खरीदना है या बेचना है तो कहां आना है, ओएलएक्स पे आना है। और क्योंकि सबको पता है तो सब ओएलएक्स पे ही आते हैं और उसकी वजह से बाकी लोग भी लिस्टिंग ओएलएक्स में ही करते हैं, तो एक साइकिल बन जाती है। तो वहां पर अगर आप डिस्काउंट दें और उसकी वजह से कोई मोड क्रिएट हो तो सस्टेनेबल हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओएलएक्स का मोड सस्टेनेबल है, बट फिर भी वो पैसा फेंक के कुछ मोड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट दैट बिजनेस मॉडल इज ग्रेट, मुझे वो बिजनेस मॉडल भी ग्रेट नहीं लगते। ग्रेट मतलब उसमें रूल नंबर 1 हमको मुश्किल लगता है कि इसमें सर्वाइवरशिप बायस बहुत ज्यादा होता है। जैसे ई कॉमर्स में हर एक आदमी बोलते रहता है अमेज़न बड़ी बन गई, अमेज़न बड़ी बन गई। तो आई थिंक आप मिसअंडरस्टैंड ये कर रहे हैं कि अमेज़न तो बड़ी बन गई, बट क्या हर एक आदमी अमेज़न बन जाएगा? उसमें सर्वाइवरशिप बहुत कम होता है। तो अगर आप 1000 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद कोई एक अमेज़न बन जाए, लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग में बताना कि अमेज़न कौन बनेगा ये बहुत मुश्किल होता है। तो हम जनरली ई कॉमर्स या टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को हम अवॉइड कर रहे होते हैं। बट मैंने फिर भी बोला कि अगर आप कैश बर्न कर रहे हैं जिसमें कोई मोड क्रिएट होता है तो मैं फिर भी मान सकता हूं कि कोई आपके कैश बर्न करने का सेंस है। लेकिन क्योंकि फ्लिपकार्ट वगैरह सब कैश बर्न करते हैं तो किसी ने उनको बोला नेट इनकम कितना है, उन्होंने बोला नेट इनकम तो है ही नहीं। अगर नेट इनकम नहीं है तो लोगों ने बोला फिर हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करें, तो लोगों ने बोला नेट इनकम नहीं है तो क्या हुआ, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ईबिट देख लो। अगर आप ईबिट देखोगे तो ईबिट के हिसाब से आप उस कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि समझिए अगर कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी तो 1 करोड़ की नेट इनकम कमाती थी, तो उसके लिए हम 40 करोड़ का मल्टीपल दे रहे थे, उसका मार्केट कैप 40 करोड़ देने के लिए तैयार थे। फिर किसने बोला बॉटम लाइन तो है ही नहीं, नेट प्रॉफिट तो है ही नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। आज इसलिए नहीं है क्योंकि शायद इंटरेस्ट पेमेंट क्या है बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से मैं आज पैसा नहीं कमा पा रहा, लेकिन एक ना एक दिन ये डेट मेरा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा, मैं प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दूंगा। तो कोई बात नहीं, आज मैं नेट इनकम नहीं कमाता लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है। तो मान लीजिए कंपनी 1 करोड़ का ईबिट जनरेट करती है, व्हिच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर 1 करोड़ का ईबिट जनरेट करती है तो जो कंपनी 1 करोड़ का ईबिट जनरेट करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉट नेट इनकम। और याद रखिए नेट तो हम उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे, बट अगर कोई कंपनी 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करती है तो उसको आप कितने का मल्टीपल दे देंगे? अगर नेट इनकम पे आप 40 का मल्टीपल दे रहे थे तो शायद ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे 30 टाइम्स का मल्टीपल देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ की होना थोड़ी छोटी बात है रादर देन नेट इनकम टैक्स वाइज बनने के बाद 1 करोड़ होना। अगर 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो शायद आप उसकी वैल्यू 30 करोड़ दे देंगे। ऐसे ही कुछ नंबर दे रहा हूं ताकि हम समझ सकें कंपनी की लोग वैल्यूएशन कैसे करते हैं। फिर किसने बोला ठीक है फ्लिपकार्ट की ईबिट चेक करो, तो ईबिट चेक करी तो ईबिट भी नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में है, क्योंकि वो भी माइनस में है। तो लोगों ने बोला यार जिस कंपनी की नेट इनकम माइनस में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है, तो उसको हम वैल्यू कर कैसे सकते हैं? तो फिर किसने बोला ऐसा करो आप एबिटा देख लो। एबिटा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एबिटा में हम जो हमने यहाँ पे ई और आई और टी इंटरेस्ट और टैक्स को यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनकम और टैक्स को हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया एज कंपेयर टू नेट इनकम, तो हमने जो माइनस किया था वो ऐड कर दिया। वैसे ही यहाँ पे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को क्या किया, माइनस किया, तो उसको अब हमको प्लस करना है। प्लस इसलिए करना है क्योंकि कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा प्लस होगा तभी मैं प्लस के ऊपर कुछ मल्टीपल दे पाऊंगा। तो लोगों ने बोला एबिट छोड़ो एबिटा ले लो। वैसे तो एबिटा देखना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन सच में एक्सपेंस है जो कभी ना कभी फ्यूचर में वापस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने बोला पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को ऐड कर दो। अभी मान लीजिए ऐड करने के बाद ये एबिटा जो है वो 1 करोड़ हो गया। तो अगर किसी कंपनी का एबिटा अगर 1 करोड़ है तो उसकी वैल्यूएशन कितनी देंगे? समझिए उसकी वैल्यूएशन आप 20 करोड़ की देंगे, 20 करोड़ की दे देंगे। अगर आपने 20 करोड़ की दे दी तो मार्केट कैप हमने बोला कंपनी का 20 करोड़ हो गया। फिर चेक किया तो पता लगा फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी का एबिटा भी नहीं है। अगर एबिटा भी नहीं है तो लोगों ने बोला फिर कैसे वैल्यू करें? तो किसी ने बोला ऐसा करो आप ग्रॉस प्रॉफिट देख लो, क्योंकि समझिए मैं एक स्टेशनरी हूं जो 10-10 रुपए का एक पेन बेचता हूं और मैं खरीदता कितना हूं 5 का। तो मैंने 10 का एक पेन बेचा, 5 का खरीदा था, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट 5 रुपए। लेकिन मेरा रेंटल जो है वो 500 रुपए, मेरा जो स्टेशनरी की दुकान है उसका रेंट या मेरे खर्चे सारे, कोई मैंने सेल्समैन रखा हुआ है, सब मिला के बाहर मैंने वॉचमैन रखा हुआ है, ये सब मेरे 500 रुपए के खर्चे, और मैं कमाता कितना हूँ 5 रुपए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पेन बेचा। आज मैं एक पेन बेच रहा हूँ जिसमें मैं 5 रुपए कमा रहा हूँ, इसलिए और 500 रुपए का मैं खर्चा कर रहा हूँ बिजनेस को रन करने के लिए, तो मुझे 495 रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन जिस दिन मैं स्केल कर दूंगा तो मैं जो 10 रुपए की चीज 5 में बेच के 5 रुपए कमाता हूं, अगर मैं ऐसे में 1000 पेन बेच दूंगा तो 1000 इंटू 5 रुपए, तो मैं 5000 रुपए कमाऊंगा हर पेन पे। मतलब टोटल पूरे प्रॉफिट, टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो 5000 रुपए जब मैं कमाऊंगा, उसमें से रेंट तो मेरा 500 ही रहेगा क्योंकि मेरा स्केल बढ़ गया, लेकिन रेंट की जगह तो उतनी की उतनी है, तो मेरा प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब आज अगर फ्लिपकार्ट कम सेल करती है, इसलिए कम सेल करती है क्योंकि अभी तक वॉल्यूम बड़ा नहीं है, तो हो सकता है अभी वो लॉस में है, लेकिन बाद में जब स्केल ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो किसने बोला ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट चेक कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट वैसे छोटा है बट जब स्केल होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट चेक किया तो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट की एक्चुअली नेगेटिव, मतलब वो 100 का सामान खरीद के 80 का बेच देते हैं। इसलिए 80 का बेच देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं हमको तो बस सेल बढ़ानी है। तो हमने बोला ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर 1 करोड़ का होता तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट अगर 1 करोड़ का होता उसके ऊपर भी क्या दे देता, कुछ
कुछ मल्टीपल दे देता, सिर्फ 10 गुना का मल्टीपल दे देता, तो 10 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए था कंपनी का। लेकिन फ्लिपकार्ट में ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है। जब ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है तो लोगों ने बोला हम कंपनी को वैल्यू कैसे करें, तो लोगों ने बोला ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो ऐसा करो सेल्स ही दे दो। अब अगर किसी कंपनी की सेल 1 करोड़ की है तो सबने बोला इसके ऊपर समझो आप 10 टाइम्स का मल्टीपल मत दो, 5 टाइम का मल्टीपल दे दो, तो कंपनी की वैल्यू क्या होगी, 5 करोड़। लेकिन कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ डिसाइड कैसे हुई, उसने 5 का मल्टीपल दिया सेल्स पे। अब सभी लोगों ने धीरे धीरे इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड बना लिया कि इन कंपनीज को वैल्यू नेट प्रॉफिट पे नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं, एबिटा पे नहीं, ईबिट पे नहीं, हमेशा किस पे करते हैं, सेल्स पे। तो सब लोगों ने इनको फंडिंग दी किसके हिसाब से, सेल्स के हिसाब से। तो अब सारे ऑन्टरप्रेन्योर्स को पता लग गया कि अगर मुझे कंपनी की मार्केट में वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है। क्योंकि ऐसा सोचिए, कल से अगर फ्लिपकार्ट ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा दिए 20% से, जैसे ही मैंने 20% से बढ़ाए तो शायद कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो होंगे ही जो फिर भी फ्लिपकार्ट से ले रहे होंगे, तो चेक नहीं करेंगे अमेज़न में क्या चल रहा है, वो परसेंटेज कम होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे बाहर सस्ता मिल तो रहा है लेकिन मेरे को ऑनलाइन लेना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और वो ले लेंगे। जिससे क्या होगा, सामान सेल कम होगी, लेकिन जितनी भी सेल होगी उस पे क्या बनेगा, प्रॉफिट। तो मेरी नेट इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन दिखेगा कि सेल्स क्या हो रही है, कम। तो मुझे बताइए, जिस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल कम हो रही है, वो प्रॉफिटेबल हो रही है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि स्टैंडर्ड ये है कि उसके प्रॉफिट पे उसको वैल्यू नहीं किया जा रहा, सेल्स पे वैल्यू किया जा रहा है। और क्योंकि सेल्स पे वैल्यू किया जा रहा है तो सारे ई कॉमर्स के एंटरप्रेन्योर्स हर दिन क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेल बढ़ा रहे हैं। कभी दिवाली सेल चल रही है, कभी क्रिसमस सेल चल रही है, तो हर न्यू ईयर सेल चल रही है, बस वो सेल करते जा रहे हैं और प्रॉफिट को क्या अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की। वो प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा चल रहा है तो लोग इनमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम जैसे सोच पा रहे हैं बाकी लोग सोच क्यों नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि लोग सोच नहीं रहे हैं, बट जब तक उनको ये पता लगा तब तक एक्चुअली गड़बड़ काफी हो चुकी है। जब स्टार्ट हुआ होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि प्रॉफिट बनेगा, लेकिन फ्यूचर में बनेगा, और उसके लिए उन्होंने सोचा कुछ कैश बर्न करते हैं। तो समझिए कोई एक बंदा आया फ्लिपकार्ट वालों के पास, उन्होंने बोला हम आपको $1 मिलियन देंगे, $1 मिलियन देंगे और $1 मिलियन से आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो उन्होंने $1 मिलियन से लिया, एक वेबसाइट बना के फटाफट उन्होंने 2 मिनट में एक सेल करी और डिस्काउंट पे दिया, और 2 मिनट में, क्योंकि डिस्काउंट दिया तो 2 मिनट में सारे $1 मिलियन के जो प्रोडक्ट्स थे वो 2 मिनट में ही सेल हो गए। जैसे ही सेल हुआ तो सबको लगा कि इसका पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। अभी $1 मिलियन का था, स्केल की थी इसलिए इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जब स्केल ज्यादा होगा तब प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तो सबने बोला ठीक है, $1 मिलियन पे प्रॉफिट नहीं बना, लेकिन पोटेंशियल तो दिखता है कि इंडिया में इतने लोग आएंगे जो ऑनलाइन हो जाएंगे, सब स्मार्टफोन पे घर चीजें खरीदेंगे, घरों में बैठ के सब ले रहे होंगे। तो किसने बोला, सर हमने, फ्लिपकार्ट वालों ने उनको बोला होगा सर हमने $1 मिलियन लिया था और $1 मिलियन से हमने सेल तो फटाफट कर दी, लेकिन $1 मिलियन में प्रॉफिट नहीं बना, अब आप हमको $1 बिलियन दो। अगर आप $1 बिलियन दोगे तो इतना वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है कि हम प्रॉफिट बना सके। तो उसने बोला ठीक है, तो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी या किसी बड़े आदमी ने उनको $1 बिलियन दे दिया। उन्होंने $1 बिलियन लिया और $1 बिलियन की उन्होंने सेल करी, तो पता लगा प्रॉफिट नहीं बना, क्योंकि अभी कल्चर जो है वो इतना अच्छा ऐसा नहीं है इंडिया में कि कोई भी आसानी से जाके ऑनलाइन ले ले। उन्होंने बोला सर $1 बिलियन खर्च करने पड़ गए, क्योंकि कल्चर ही नहीं था। तो हमको लगा था $1 बिलियन में प्रॉफिट बन जाएगा सेल में, लेकिन क्योंकि कल्चर नहीं था तो हम कल्चर फास्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने $1 बिलियन को भी कैश को बर्न कर दिया। फिर उसने बोला सर अगर आप अब हमको $10 बिलियन दे दो तो अब इतना वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना देंगे और कल्चर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। उसने उसको $10 बिलियन दिया। जब उसने $10 बिलियन दिया तो एकदम से अमेज़न आ गया, स्नैपडील आ गया, कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि सबको फंडिंग मिल रही थी, सभी ने ये सोचा कि फंडिंग देंगे तो अपने प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और सभी के पास फंड आ गए। सभी के पास फंड आ गए तो कंपटीशन और एग्रेसिव हो गया और सबने अपने प्रॉफिट क्या कर दिए, और कम, और मार्केट शेयर लेने के चक्कर में सबने प्रॉफिट को छोड़ा और उस मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए डिस्काउंट क्या दे दिया, ज्यादा दे दिया। अब जब डिस्काउंट ज्यादा हो गया तो फिर से लॉस हो गया। अब वो $10 बिलियन लेके भी वो आया और बोला, उसने बोला सर वो $10 बिलियन भी गए, क्योंकि अब अमेज़न आ गया, स्नैपडील आ गया, तो कंपटीशन बहुत फियर्स हो गया, तो हमने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, मार्केट शेयर के बारे में सोचा। बट अब अगर आप आपको $100 बिलियन दे दो तो अब हम प्रॉफिट कमा के दिखा देंगे। तो इस बंदे ने बोला मैं अब $100 बिलियन वाला नहीं, मैं हर बार आपको पैसा देते जा रहा हूँ और आप कैश बंद करते जा रहे हो, तो मैं $100 बिलियन देने वाला नहीं। तो फ्लिपकार्ट ने उनको बोला होगा सर पहले जो आपने $11 बिलियन दिए हैं वो आपको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने बोला वो तो चाहिए। तो उसने बोला अगर सर चाहिए तो अब आपको और टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ट्रैप बन गया है। जिसने भी इनमें पहले फंड किया हुआ है अब उनको एग्जिट करना इम्पॉसिबल होते जा रहा है, और एग्जिट करने के लिए उनको बेसिकली कोई दूसरा बंदा चाहिए जो ये खरीदे, और उसके लिए उनको पैसा डाल के इस बिजनेस को अलाइव रखना पड़ रहा है और सेल बढ़ानी पड़ रही है, और ये सोचना पड़ रहा है कि कोई फ्यूचर में डम आदमी मिल जाए जो अर्निंग ना देख रहा हो, जो सिर्फ क्या देख रहा हो, सेल्स, और वो उनसे वो खरीद ले और धीरे धीरे वो उसको एग्जिट कर जाए। लेकिन अब अगर वो नहीं दें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सारा राइट ऑफ करना पड़ेगा। दे दें तो ये प्रॉब्लम है कि कहीं और पैसा ट्रैप ना हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ये ट्रैप में फंस गए। जैसे बैंक फंस जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में, बैंक ने किसी को लोन दिया, अब वो नुकसान हो गया, अब वो बंदा बोल रहा है मुझे और लोन दे दो तो मैं अपनी कंपनी को रिवाइव कर दूंगा। तो बैंक सोच रहा है मैं पैसा दूं या नहीं दूं, अगर नहीं दूं तो जितना दिया था वो राइट ऑफ, अगर दूं तो चांस है कि शायद पैसा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो अब हमको ये समझना है कि कुछ कंपनीज, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कंपनीज हमेशा खराब ही रहेंगी। अगर फ्लिपकार्ट कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है जहां पे कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है और लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, बट अगर ऐसा हो जाता है जहां कस्टमर बोलता है अगर फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहा है थोड़े से 2-3% तो कोई बात नहीं, लेकिन लूंगा तो फ्लिपकार्ट से लूंगा, तो अब उनको कुछ कोशिश करनी है। बट इसमें भी हजारों ई कॉमर्स कंपनीज ये कोशिश कर रही होंगी, जिसकी वजह से जो सर्वाइवल का रेट होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे रूल नंबर 1 में गड़बड़ है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, हो सकता है बहुत बड़े बन जाए, लेकिन अगर नहीं बने तो कंपनीज क्या कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। और क्योंकि इसमें रूल नंबर 1 में गड़बड़ है इसलिए हम इन्वेस्ट करने वाले नहीं। तो वॉरेन बफेट बार बार बोलता है कोई बात नहीं अगर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही नहीं है तो, क्योंकि लोग आपके ऊपर फ्लिपकार्ट फेंक रहे हैं, ओला फेंक रहे हैं, उबर फेंक रहे हैं, आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको समझ पड़ता है कि मोड क्रिएट हो गया है और प्रीमियम
चार्ज करना आसान है और पैसा कमाना आसान है। तो वो बोलता है अगर नहीं है तो इस कंपनी को छोड़ दो, चाहे वो इंटेल जैसी बाद में इंटेल इनसाइड परचेज करके एक बड़ी कंपनी बन जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि रूल नंबर 1 वाज नॉट टू मेक मोर मनी, रूल नंबर 1 वाज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अभी जैसे हमने फ्लिपकार्ट की बात करी, तो अब हमको इनकम स्टेटमेंट से ये भी समझना है इस इनकम स्टेटमेंट को देख के हम क्या क्या समझ सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट को। तो इनकम स्टेटमेंट में हम 3 चीजें सीखने वाले हैं। पहली चीज सीखेंगे, तो अभी तक हमारे क्या क्या पॉइंट्स हो गए वो भी समझ लेते हैं। पहले हमने बोला था बिजनेस में मोड्स होने चाहिए, फिर हमने बोला था मोड्स हैं तो पी बाई ई भी रीजनेबल होनी चाहिए, फिर पी बाई ई में क्योंकि कभी कभी ज्यादा होती है तो ये पता होना चाहिए कि ज्यादा भरना है कि नहीं, उसके लिए हम पैग रेशियो देखते हैं। फिर पैग रेशियो देखने के बाद हमको ये समझ पड़ना चाहिए कि प्राइस बाय बुक वैल्यू भी कई कंपनीज में इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं उसमें प्राइस बाय बुक वैल्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद सबने यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज B2C में है वहां पे प्राइस बाय बुक वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी नेट एसेट्स कितने फर्क नहीं पड़ता, वो कस्टमर लॉयल्टी कितनी है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, और वो कस्टमर लॉयल्टी कभी भी आपको बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट पे नहीं दिख रही होती है। फिर फिफ्थ पॉइंट हमने बोला था कि अगर कंपनीज ग्रेट हैं तो ये डर लगता है कि किसी भी दिन बिजनेस लो हुआ और उस दिन उनके पास डेट अगर ज्यादा होगा तो हम कोलैप्स हो जाएंगे, तो हमको डेट बाय इक्विटी भी क्या रखना है, लो। तो हमने बोला डेट बाय इक्विटी 0.5 से लो रखना है, प्राइस बाय बुक वैल्यू हमको 1.5 1.6 से लो रखना है, पैग रेशियो हमने बोला था हमको 1.2 1.3 से कम रखना है, ई बाई ई हमने बोला था 20 से कम हो तो ग्रेट और ज्यादा हो तो हम पैग रेशियो चेक करते हैं। फिर 6th पॉइंट पे आ रहे हैं हम कि हम और क्या देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट से क्या देखना है वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट वुड बिकम आवर 6th पॉइंट। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट पे आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो मैंने अगर 10 रुपए का पेन बेचा, सेल 10 रुपए की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझिए 5 रुपए है, मैंने 5 रुपए का मैंने खरीदा था, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 5, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच इज 5 डिवाइडेड बाय सेल्स व्हिच इज 10 इनटू 100। तो ये बेसिकली बता रहा है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50%। तो हमको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो अभी हम देखेंगे भी, हम मॉर्निंग स्टार स्क्रीनर पे जाके ये सब चीजें चेक करेंगे कहां दिखता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। बट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किसी कंपनी का अगर उसका साइज बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है और फिर भी वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टेडी रख पाता है, तो इट टॉक्स अ लॉट अबाउट द बोर्ड। तो समझते हैं कैसे, समझिए मुझे अपनी कंपनी की सेल बढ़ानी है और सेल बढ़ाने के लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, क्योंकि मैं डिस्काउंट इतना बड़ा दे रहा हूं कि सेल तो बढ़ रही है लेकिन मेरे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे बिजनेस में मोड काफी वीक सा लग रहा है, क्योंकि मुझे कस्टमर को एक्वायर करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डिस्काउंट। जबकि ग्रेट बिजनेस तो ऐसे होने चाहिए कि अगर वरुण का कोर्स अच्छा है तो उसका प्राइस ऊपर करने से भी कस्टमर अपने आप आते ही जाए, क्योंकि उसको लगे ये कोर्स तो मेरे को करना ही है। अगर नीचे करके करना पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को कंपटीशन मिल रहा है और कंपटीशन उसका मार्केट शेयर लेते जा रहा है, और क्योंकि शेयर लेते जा रहा है तो उसको भी कंपीट करने के प्राइस क्या करना पड़ रहा है, कम। तो जो भी कंपनी जब उसकी सेल बढ़ती है, जैसे आईटीसी सिगरेट, मैगी, ये सब बिजनेसेस पहले अगर 100 रुपए का सामान बेचते थे और अब वो 1 लाख रुपए का सामान बेचते हैं, और मार्जिन अगर वो अभी भी 50% का 50% ही रखते हैं, तो इसका मतलब अब 1 लाख की सेल करने के लिए भी उनको डिस्काउंट देना नहीं पड़ रहा, उनका मार्जिन अभी भी क्या रहता है, स्टेडी। तो एनी कंपनी व्हिच इज एबल टू ग्रो इट्स सेल्स even when it can keep its gross profit margin steady, that basically tells us that there is a huge moat। जैसे आपने कभी सिगरेट बिजनेस में सुना है एक सिगरेट के साथ दूसरी सिगरेट फ्री, क्योंकि हमको कभी प्रमोट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, मोट इतना स्ट्रांग है। तो अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टेडी रख पाता हूं तो ये बहुत क्लियर है कि मेरे बिजनेस में कोई मोट जनरेट हो गया। आपको भी अपने बिजनेस में ऐसा सोचना चाहिए, क्या आपको सेल बढ़ाने के लिए जबरदस्ती डिस्काउंट देना ही पड़ता है, और अगर आपको डिस्काउंट देना पड़ता है इसका मतलब कोई और है जो आपसे सस्ते में बेच के अभी वो मार्केट लेते जा रहा है, और आपको सस्ता बेचना अगर पड़ता है तो इसका मतलब प्राइस वॉर में पड़ गए, और प्राइस वॉर में अगर आप पड़ जाए तो फाइनली पैसा कमाना बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे वॉरेन बफेट का अगर आप मेन बिजनेस देखें तो क्या है, बर्कशायर हैथवे। तो वॉरेन बफेट का मेन बिजनेस जो बर्कशायर हैथवे है वो इंश्योरेंस बिजनेस है। तो बर्कशायर इज मेनली इनटू इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, लोगों से प्रीमियम लेती है कोई भी रिस्क या बीच, जैसे वो हरिकेन के केस में बहुत समझाता है। कभी कभी क्या होता है 10 साल अगर हरिकेन नहीं आता किसी जगह पे जहां पहले हरिकेन आते रहता है और 10 साल नहीं आता, तो ऐसा लोगों को लगने लग जाता है कि हरिकेन तो आ ही नहीं रहा, तो क्योंकि लोगों को लगता है हरिकेन आने वाला नहीं है तो कोई इंश्योरेंस करा नहीं रहा होता। अब इंश्योरेंस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम गिराने पड़ते हैं, और कई बार इतने प्रीमियम गिरा देते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन कि उसका प्रीमियम इतना कम हो जाता है कि अगर हरिकेन आएगा तो उसकी कॉस्ट को कवर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी सब बोलते हैं मार्केट शेयर तो कैप्चर करना ही है, तो लोग मार्केट शेयर कैप्चर करने के चक्कर में प्रीमियम काफी कम कर देते हैं। बट बर्कशायर का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसका रिस्पॉन्स होता है, और बर्कशायर ये बोलता है कि अगर एक लेवल के नीचे इंश्योरेंस का प्रीमियम जाएगा तो हम इंश्योरेंस बेचेंगे ही। लेकिन जब ऐसा काफी साल होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केट शेयर बर्कशायर का कोई और कंपनी लेते जाती है, और इंश्योरेंस में ऐसा लगता है कि अब इंश्योरेंस में बर्कशायर पीछे होते जा रहा है और बाकी लोग मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। तो वॉरेन बफेट बार बार बोलता है कोई बात नहीं, जिसको मार्केट शेयर बढ़ाना है वो बढ़ाइए, बट हम इस प्राइस से नीचे बेचने वाले नहीं, इवन तो हमको लॉस करना पड़े कुछ साल। और ऐसे कुछ साल जब तक होते रहता है तब तक वॉरेन बफेट का काफी बार मजाक उड़ा है, और लोग बोलते हैं ये अब इंश्योरेंस बिजनेस के पीछे होते जा रहे हैं कि कैसे कवर करेंगे, कॉम्पिटिशन से आगे हो गया है। होता है कोई बात नहीं, लेकिन हम लॉस कैसे करेंगे। फिर क्या होता है 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद एक हरिकेन आता है, और जैसे ही हरिकेन आता है तो जितनी भी कंपनीज ने कम प्रीमियम पे इंश्योरेंस दिया था उनके बहुत ह्यूज लायबिलिटी क्रिएट होती है, और इतनी बड़ी लायबिलिटी क्रिएट होती है कि उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता। और जब उनके पास पैसा नहीं होता और बर्कशायर के पास क्योंकि बहुत पैसा होता है उस टाइम, और बर्कशायर फिर जाता है और इन कंपनीज को टेक ओवर करना स्टार्ट करता है। जैसे कोका कोला इन कंपनीज को टेक ओवर करते रहता है बाय बीइंग बिग, वैसे
वैसे ही बर्कशायर भी अपने रिस्क मैनेज करके जब जब क्राइसिस आते हैं तो 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की हालत खराब हो जाती है और बर्कशायर उनको बचाता है और फिर बचाने के बाद बोलता है अगली बार से आप भी कंपटीशन में नहीं पड़ने वाले और इतने डिस्काउंट पे नहीं बेचने वाले कि हमको लॉस हो जाए। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या बर्कशायर पूरी इंश्योरेंस मार्केट को एक दिन कैप्चर कर लेगा कि नहीं, बट बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी अगर आप उसको पढ़ें तो हमने बोला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए, स्टेडी। उसके बाद हम आ रहे हैं 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो हमारा 7th पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हिच इज दिस EBIT जिसको हम बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 अगर आप करेंगे तो क्या पता लगेगा? दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अभी हम ये नहीं देखना चाहते ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स के हिसाब से कितनी है, हम ये देखना चाहते हैं कि उसका मार्जिन कितना है। मतलब मैं सॉरी हम ये नहीं देखना चाहते कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ नंबर कितना है, मुझे देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है, क्योंकि ये बताता है कि मैं कितने रुपए की सेल करने के बाद EBIT कितना जनरेट कर पाता हूँ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को स्टेडी रखना रिलेटिवली काफी मुश्किल होता है एज कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में तो सिर्फ एक ही चीज है, सेल्स कितने की और खरीदा कितने का था, तो इसको स्टडी रखना बहुत इजी होता है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को स्टडी रखना बहुत मुश्किल है। मैंने कोई R&D में खर्चा किया, कुछ भी खर्चा किया, जो भी खर्चा किया वो यहाँ पे आ रहा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ तो मेरे मार्जिन काफी हिल जाते हैं। जैसे मैंने कोई वन टाइम बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किया और उसके मोड क्रिएट करने के लिए तो काफी बड़ा खर्चा हो जाता है। जैसे अगर मैगी कोई नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस करती है तो बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करती है, उसमें काफी खर्चा होता है जिसके से मार्जिन काफी कम हो सकते हैं। लेकिन फाइनली अगर उस नए प्रोडक्ट में भी मोड बन गया तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा। लेकिन और अगर वो फेल भी कर गया तो भी मैगी जैसी कंपनी को एक नया प्रोडक्ट फेल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ R&D रिलेटिवली काफी लो होती है। और डेट क्योंकि नहीं होता, तो अगर फेल भी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि उनको डेट चुकाने में प्रॉब्लम होगी। तो ग्रेट कंपनीज हमेशा अपने एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट में से ही कर पा रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टडी तो नहीं हो सकता, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देख के आपको ये पता करना चाहिए क्या किसी एक साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -200% हो गया, -300% हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होना उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई कंपनीज होंगी जो स्केल पे काम करती हैं, मार्जिन कम रखती हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में आ जाना मतलब उस साल खर्चा ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट। ज्यादा होने से भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता अगर 5-10% माइनस हो जाए, लेकिन अगर वो -200% हो जाए तो इसका मतलब है मैंने पिछले 10 सालों में जितना भी पैसा कमाया था वो एक ही बार में मैंने खर्चा कर दिया है, और अब अगर फेल हो जाता है वो प्रोडक्ट तो मेरा सारा पैसा 10 साल में जो बनाया था वो खत्म हो जाता है। तो मैगी में भी हमको ये देखना चाहिए, पार्ले में भी देखना चाहिए, कोका कोला में भी देखना चाहिए, वो जो अगले साल खर्चा कर रहे हैं कहीं इतना खर्चा तो नहीं कर रहे हैं -200-300% का ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब उन्होंने एक साल के ग्रॉस प्रॉफिट से भी बहुत मल्टीपल टाइम्स खर्चा ज्यादा कर दिया है। तो उन्होंने पिछले 7-8 साल में जो पैसा कमाया वो क्या कर दिया है? स्पेंड कर दिया। और अगर अब वो फेल हो गए तो मेरे 10 साल का पैसा एकदम से बर्न हो गया। तो हमको ऐसी कंपनीज पसंद नहीं आती। जैसे फोर्ड कार की कंपनीज, तो ये फोर्ड कंपनी में भी क्या होगा, बहुत पैसा कमा रहे थे, अचानक से एक नई कार लॉन्च करने के लिए बहुत R&D की, बहुत खर्चा किया, लॉन्च किया, और अगर वो हिट नहीं हुई तो सारा जो मैंने 7-8 साल में कमाया था वो खत्म हो गया। तो हमारा 7th पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेडी तो नहीं हो सकता, बट हमको ज्यादा ये देखना है कि अगर वो वोलेटाइल है भी तो -200 -300% ना हो, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। छोटा मोटा माइनस हो तो चल सकता है, क्योंकि आज मैंने खर्चा किया, अगर गड़बड़ होगी तो अगले साल वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन -200 -300 का मतलब है जितना भी आपने पैसा कमाया पूरे लास्ट कुछ सालों में वो सारा का सारा एक बार में ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा था 7th पॉइंट। अगेन रिमेंबर दिस, हम ये सारे पॉइंट जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेट बाय इक्विटी, ये अभी हम स्क्रीनर और मॉर्निंग स्टार जैसी साइट पे जाके ये सब चेक करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। 8 पॉइंट आ जाते हैं जो इनकम स्टेटमेंट से मिलता जुलता ही है, जो इनकम स्टेटमेंट का ही पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम से क्या समझ पड़ता है कि क्या कंपनी इतना कमा पा रही है कि वो अपना इंटरेस्ट को आसानी से पे कर दे। तो क्या कंपनी इतना कमा रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को इजीली पे कर दे। तो वो समझते हैं कैसे पता लगाते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? क्या सेल्स में से करते हैं? नहीं, सेल्स में पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये सारे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद जो EBIT आता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैं क्या पे करता हूँ? इंटरेस्ट। इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से भी नहीं पे करते, क्योंकि डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या ये रियल लाइफ में एक्सपेंस है? वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस तो मैंने पहले ही कर दिया है। अब जो मैं 50,000 का लैपटॉप खरीद के हर साल उसको 10,000 से मैं डेप्रिशिएट कर रहा था, तो वो जो 10,000 रुपीज में डेप्रिशिएट कर रहा हूँ वो रियल में जा नहीं रहा, वो पहले जा चुका है। बट इस साल के नेट इनकम में से मेरा वो 10,000 पे नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब उसमें हम सच में कोई कैश दे नहीं रहे। तो EBIT मेरा रियल कैश नहीं है, EBITDA मेरा रियल कैश है। मतलब कई लोग बोलते हैं कि मैं जो इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला हूँ वो EBITDA में से कर रहा हूँ। EBITDA में से मैं क्या करने वाला हूँ? इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ। अब आपको ये चेक करना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो EBITDA के हिसाब से कितनी बड़ी या कितनी छोटी। अगर समझिए मेरा EBITDA 100 रुपए का है और इंटरेस्ट पेमेंट मेरी 5 रुपए की है, तो इसका मतलब अगर मेरा बिजनेस स्लो भी हो जाए, EBITDA 50% गिर जाए, 70% गिर जाए, तो भी मेरे को इंटरेस्ट चुकाना बहुत ईजी होगा। तो जो बैंक्स लोन देते होंगे वो सब ये EBITDA पे बहुत ध्यान देते होंगे कि EBITDA अगर कम हो जाए तो सडनली उसकी शॉर्ट टर्म में जो इस साल मेरे को लोन चुकाने का जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो वैल्यू थी वो चुकाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितनी हाई हो उतना अच्छा। इसका मतलब यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी है? 20, मतलब 5 रुपए का इंटरेस्ट है, जबकि EBITDA कितना है? 100। अगर
यही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाए कि 2, इसका मतलब एबिटा 2 रुपए है और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 1 रुपी। अब अगर बिजनेस हल्का सा भी स्लो हुआ तो इंटरेस्ट पेमेंट करना क्या हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम जनरली ये बोलते हैं कि हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा बड़ा चाहिए। बड़ा मतलब कि एटलीस्ट 6-7 टाइम्स हो या 6-7 टाइम्स। 6-7 टाइम्स का मतलब अगर 6 रुपए का एबिटा है तो ऑपरेटिंग तो मेरी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 1 रुपए होनी चाहिए, ताकि अगर 6 रुपए कम भी हो जाए तो भी मेरे को इंटरेस्ट चुकाने में प्रॉब्लम ना आए। और ये भी याद रखिए कि कंपनी भी वैसी होनी चाहिए जिसमें मोट है और जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्टिबिलिटी है, क्योंकि मोजर बेयर हो सकता है एक टाइम पे 6-7 रुपए कमाता हो और इंटरेस्ट पेमेंट 1 रुपए हो, लेकिन वो 6 रुपए पूरा ही गायब हो जाता है। अगर पूरा ही गायब हो गया तो बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी कंपनीज में जाएं जिसकी फ्यूचर अर्निंग विजिबिलिटी हमको दिख रही हो, और ऐसी कंपनीज में जाएं जहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट 10 साल से हमेशा कंट्रोल में रहता है। अगर हमेशा कंट्रोल में रहता है तो इट टॉक्स अ लॉट अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बताती है कि वो हमेशा कभी ऐसा कोई चांस नहीं लेती कि इतना डेट उठा ले कि हल्का सा बिजनेस तो हो जाए उसी दिन, अगर जिस दिन डेट जब तक ज्यादा है तो आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाए। तो हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6-7 की चाहिए। तो 6-7 की मतलब इंटरेस्ट पेमेंट 1 रुपए और 6 की। लेकिन अगर आप समझिए हार्पिक जैसे बिजनेस में, तो यहाँ पर अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, मतलब डेट थोड़ा ज्यादा भी हो जाए और इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी चल जाता है, क्योंकि हार्पिक जैसा बिजनेस बहुत स्टडी है। अगर कल नॉर्थ कोरिया अटैक भी कर दे या नॉर्थ कोरिया अटैक की बात भी करे तो ऐसा नहीं होगा कि हार्पिक की सेल कम हो जाएगी। हार्पिक की सेल जनरली स्टडी रहेगी, तो चाय की सेल नियरली स्टडी रहेगी। तो इन कंपनीज में अगर इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट आयरनी ये है कि जो ग्रेट कंपनीज होती हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, हार्पिक जैसी कंपनीज या चाय की ब्रुक बॉन्ड या ताजमहल की जो टी ब्रांड्स हैं, उनमें प्रॉब्लम ये है कि उनमें जनरली डेट कभी होता ही नहीं है। तो आयरनी ये है कि जिनमें डेट ज्यादा होता है उनमें चांसेस उससे गड़बड़ होने के भी ज्यादा है, और जिनमें जो ग्रेट कंपनीज है वो डेट लेती नहीं है, लेकिन अगर वो ले भी ले तो उनके बिजनेस पे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की भी बात की, तो हमने समझने की कोशिश की कि हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखना चाहिए, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी देखना चाहिए। बट अभी हमारे लास्ट के 2 और पॉइंट रह गए हैं जिसमें हम आरओई और फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे, जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाएंगे एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन सो फार। ये 2 पॉइंट्स देखने के बाद हम वेबसाइट पे जाके एक्चुअली कंपनी को लेके एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होगी और चेक करना होगा कि अगर ये कंपनी ग्रेट है, अगर इसके सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो हम तरीके से इसको देख रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, वो ठीक है, तो उसके लिए प्राइस कितना बढ़ना चाहिए। दैट वुड बी द लास्ट पार्ट, कि हम जितनी अर्निंग फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए कितने रुपए बने, तो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो इस अगले सेशन में हम रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो समझेंगे। उसके बाद एक कंपनी को हम एग्जांपल की तरह ऐसी कुछ कंपनीज लेंगे और उनको टेस्ट करना इन पैरामीटर्स पे चालू करेंगे।